नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों हम क्लास 12 के सेमेस्टर 7 यानी कि दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी कि जितने भी एमसीक्यू हैं दोस्तों पूरे चैप्टर के उसको देखने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें सेमेस्टर 7 के पूरी बुक के एमसीक्यू शामिल हैं दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये वन शॉट वीडियो है और दोस्तों जो इसकी पीडीएफ है यानी कि जितने भी एमसीक्यू में कराऊंगा दोस्तों, जो इसकी पीडीएफ है उसकी लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कि उसका पीडीएफ को आप अगर चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, पहचान करें कि निम्न में से कौन सा एक मध्यवर्ती वस्तु है। यानी कि दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु क्या है, इनमें से जो दिए गए ऑप्शन उसकी पहचान करनी है। दोस्तों नंबर ए है ऑप्शन, टैक्सी उपयोग के लिए टैक्सी चालक द्वारा खरीदी गई कार। क्या दोस्तों जो टैक्सी उपयोग के लिए जो टैक्सी चालक है यानी कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने जो टैक्सी खरीदी है, तो क्या दोस्तों ये एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो दोस्तों ये नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी है, एक स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन को भुगतान। ऑप्शन सी है, आईटी सेवा फर्म द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर। और दोस्तों ऑप्शन डी है, एक रेस्तरां द्वारा खरीदा गया गैस स्टोव। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन सही है जो जो मध्यवर्ती वस्तु है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एक स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन को भुगतान। यानी कि दोस्तों जो एक स्कूल द्वारा इलेक्ट्रीशियन को भुगतान किया जाता है दोस्तों, ये एक मध्यवर्ती वस्तु है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूंजीगत वस्तुओं को समान टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो इनमें समान टूट फूट हो जाती है, यानी कि एक साल में जितना भी टूट फूट हो जाती है तो उसके लिए दोस्तों जो वार्षिक भत्ता रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है। क्या दोस्तों उसे पूंजीगत भत्ता कहा जाता है, या दोस्तों क्या उसको पूंजी रख रखाव भत्ता कहा जाता है, या दोस्तों क्या उसे अवमूल्यन भत्ता कहा जाता है, या दोस्तों क्या उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्यह्रास। यानी कि दोस्तों जो मूल्यह्रास होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं दोस्तों, पूंजीगत वस्तुओं में जो सामान्य टूट फूट होती है उसके लिए क्या होता है, वार्षिक भत्ता होता है। ठीक दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय आय निम्न को होने वाली कारक आय का योग है। यानी कि दोस्तों निम्न में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कारक आय का योग क्या होती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है देशवासी, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य निवासी, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है निवासी और गैर निवासी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो देश का एक सामान्य निवासी होता है उसी की जो कारक आय होती है उसी के योग को क्या कहते हैं दोस्तों, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि दोस्तों सामान्य निवासी का जो कारक आय की योग होती है दोस्तों उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें दोस्तों सही है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्रश्न 4, किसी देश का निवासी वह है। यानी कि दोस्तों किसी देश का निवासी कौन कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो उस देश में पैदा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो उस देश में रहता है, ऑप्शन नंबर सी जो उस देश का नागरिक है, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जो उस देश में रहता है, कमाता है, खर्च करता है और जमा करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी देश का निवासी वह होता है जो दोस्तों उस देश में रहता है और दोस्तों उस देश में कमाता है, उस देश में खर्च करता है और जमा भी करता है उसी देश में। तो यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक दोस्तों, यानी कि फोर्थ में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों निवासी उसी को कहते हैं जो किसी देश में रह रहा है और वहीं पर कमा रहा है, वहीं पर अपने पैसे खर्च भी कर रहा है और अपने पैसे वहीं पर जमा भी कर रहा है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप क्लास 12 से हैं और आप दोस्तों हिंदी मीडियम से हैं और आप दोस्तों आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट ले रखे हैं तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आर्ट के सभी वीडियो हिंदी मीडियम में मिलते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और दोस्तों अभी तक आपने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट हमारी नहीं देखी है तो दोस्तों आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको सभी विषयों सभी मतलब चैप्टर के जितने भी वीडियोज हैं आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज जाकर देखिए, मैं आपको उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा और दोस्तों आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोस्तों प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और दोस्तों इस जितने भी एमसीक्यू को मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उन सभी के दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनके पास शेयर करेंगे तो कल को हो सकता है वो भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दें। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। आप सबको दोस्तों साथ बना रहा तो दोस्तों मैं आप सबके लिए और अन्य वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको दोस्तों परीक्षा के जितने भी
महत्वपूर्ण प्रश्न है लॉन्ग, उसे भी कवर कराऊंगा। तो दोस्तों प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कॉलम 1 और 2 को 2 में से सही जोड़ों की पहचान करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कॉलम दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम नंबर 2। तो दोस्तों कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में कौन सा ऐसा सही है जो मतलब सही मिलान किया गया, यानी कि जो आमने सामने कौन से ऐसे ऑप्शन है जो सही है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन मतलब इस कॉलम बी वाले से ऑप्शन 1 से कौन सा मैच कर रहा है। तो दोस्तों बताइए कौन से इसमें कॉलम जो है, यानी कि जो कॉलम 1 और कॉलम 2 के जो दोस्तों सही जोड़े हैं कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पहचान करना है। दोस्तों पहला इसमें है, यानी कि जो पहले कॉलम का पहला है, उपभोग उपभोग वस्तु। क्या दोस्तों उपभोग वस्तु मनोरंजन वस्तु होती है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पूंजीगत वस्तु। तो दोस्तों पूंजीगत वस्तु क्या परिवार द्वारा खरीदा गया पंखा है, या दोस्तों अंतिम वस्तु, क्या दोस्तों अंतिम वस्तु बढ़ई द्वारा खरीदा गई लकड़ी है, या दोस्तों क्या मध्यवर्ती वस्तु एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सामने वाले में से। क्या ऑप्शन ए मैच कर रहा है ऑप्शन इससे, क्या दोस्तों ये वाला मैच कर रहा है, क्या दोस्तों ऑप्शन सी, या ऑप्शन दोस्तों क्या ऑप्शन डी। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसका सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों उपभोग वस्तु क्या है दोस्तों ये मनोरंजन सेवाएं के रूप में जानी जाती है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ये वाला ये सही है। ठीक दोस्तों, और सारे गलत हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है। यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट और एक होता है दोस्तों स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि दोस्तों जो प्रवाह होता है वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों क्या बताइए आप, जो आय होती है क्या दोस्तों प्रवाह नहीं है, या दोस्तों क्या जो बचत है वो प्रवाह नहीं है, या दोस्तों क्या जो भोग है वो प्रवाह नहीं है, दोस्तों क्या जो संपत्ति है वो प्रवाह नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जो संपत्ति है दोस्तों प्रवाह अवधारणा नहीं है, दोस्तों क्या है स्टॉक अवधारणा है। ठीक दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, जब से पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। यानी कि दोस्तों जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो पूंजीगत वस्तु नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए है कार टैक्सी, क्या दोस्तों कार टैक्सी एक पूंजीगत वस्तु नहीं है, या दोस्तों ऑप्शन बी है विद्यालय में डेस्क, यानी कि जो आपके कॉलेज में डेस्क लगी रहती है, क्या दोस्तों पूंजीगत वस्तु नहीं है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्तों परिवार की कार, क्या दोस्तों जो परिवार की कार होती है वो दोस्तों एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किसी रेस्टोरेंट में गैस स्टोव, क्या दोस्तों जो किसी रेस्टोरेंट में गैस स्टोव खरीदा जाता है वह एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिवार की कार्य क्या है दोस्तों ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यवर्ती वस्तु है, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे इनमें से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो मध्यवर्ती वस्तु है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वकील द्वारा एक फर्म को प्रदान की गई सेवाएं, यानी कि दोस्तों जो एक वकील है एडवोकेट है जो अपनी सर्विस देता है एक फर्म को, तो क्या दोस्तों एक मध्यवर्ती वस्तु है। दोस्तों क्या परिवार द्वारा खरीदा गया एक टेलीविजन एक मध्यवर्ती वस्तु है, या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन एक मध्यवर्ती वस्तु है, या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी विद्यालयों में कंप्यूटर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें सही ऑप्शन होगा, यानी कि दोस्तों जिसमें एक मध्यवर्ती वस्तु है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों वकील द्वारा एक फर्म को प्रदान की गई सेवा। यानी कि दोस्तों जो एक वकील अपनी सेवाओं को फर्म को प्रदान करता है दोस्तों क्या है दोस्तों ये एक मध्यवर्ती वस्तु है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यह्रास नहीं है, यानी कि दोस्तों जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 4 इनमें से कौन सा एक मूल्यह्रास नहीं है उसकी पहचान करना है हमें दोस्तों क्या दोस्तों सामान्य टूट फूट मूल्यह्रास है या नहीं। दोस्तों क्या दोस्तों मशीन की कीमत में कमी मूल्यह्रास है। दोस्तों क्या दोस्तों संभावित अप्रचलन दोस्तों मूल्यह्रास है, या दोस्तों क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अचल पूंजी का उपभोग मूल्यह्रास है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मशीन की कीमतों में कमी होना दोस्तों ये क्या है ये मूल्यह्रास नहीं है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या पूछता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक का एक उदाहरण है, यानी कि दोस्तों अभी तक हमने एक फ्लो के बारे में जाना था, फ्लो के बारे में एक क्वेश्चन देखा था और दोस्तों स्टॉक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों स्टॉक क्या होता है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो स्टॉक ऐसी अवधारणाएं होती है दोस्तों एक समय बिंदु पर क्या की जाती है दोस्तों कैलकुलेट की जाती है एक एट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक दोस्तों
और दोस्तों प्रवाह क्या होती है दोस्तों? दोस्तों प्रवाह हुआ होता है जो एक मतलब निश्चित समय के बीच में, यानी कि जैसे मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 दिन, वो सब क्या होती है दोस्तों? वो सब प्रवाह अवधारणा होती है। लेकिन स्टॉक क्या होता है दोस्तों? जो एक समय बिंदु पर देखा जाता है, ठीक? तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों? जो बचत है ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों एक प्रवाह अवधारणा का उदाहरण है? या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी निवेश प्रवाह और स्टॉक अवधारणा का उदाहरण है? या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय या दोस्तों स्टॉक अवधारणा का उदाहरण है? या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्यात? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जो बचत है क्या है दोस्तों? एक स्टॉक अवधारणा का एक उदाहरण है, यानी कि स्टॉक का उदाहरण है क्या दोस्तों? बचत। दोस्तों निवेश ये फ्लो में आता है, सरकारी व्यय भी फ्लो में आता है और निर्यात भी एक रूप से फ्लो में ही आता है। तो दोस्तों ये सब जितनी चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये सब क्या है दोस्तों? ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। लेकिन सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब बचत, यही क्या है दोस्तों? यही एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होता है? यानी कि दोस्तों जो देश की घरेलू आर्थिक सीमा होती है तो उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं की जाती है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पर भारत के संदर्भ में। यानी कि भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में कौन सा चीज इसमें शामिल नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्या दोस्तों जो समुद्री सीमा है ऑप्शन नंबर ए, वो दोस्तों भारत की आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होगी? या दोस्तों क्या दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखाएं दोस्तों, क्या दोस्तों ये भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होगी? या दोस्तों क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विदेश में स्थित भारतीय दूतावास? या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि दोस्तों जो दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास है दोस्तों, वो भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो विदेशी दूतावास होते हैं उन सबको विदेशी सीमा की आर्थिक मतलब सीमा के तहत गिना जाता है, भारतीय सीमा के तहत नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये सही है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हस्तांतरण भुगतान है? यानी कि दोस्तों जो हस्तांतरण भुगतान इनमें से कौन सा है उसकी पहचान करनी है हमें दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वेतन, ऑप्शन नंबर बी है छात्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है बोनस और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नियोक्ता द्वारा सामाजिक नियोजन सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों क्या ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर बी है, माफ करिएगा दोस्तों, हाँ दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है छात्रवृत्ति वही सही है, यानी कि स्कॉलरशिप क्या है दोस्तों? एक पूंजीगत हस्तांतरण है। ठीक दोस्तों, वेतन दोस्तों एक पूंजीगत हस्तांतरण नहीं है दोस्तों, ना ही बोनस, ना ही नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। सिर्फ दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, वही दोस्तों सही ऑप्शन है। ठीक दोस्तों अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आप आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन अधिशेष का भाग नहीं है? यानी कि दोस्तों जो परिचालन अधिशेष होता है उसका भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं समाहित किया जाता है परिचालन अधिशेष में? तो दोस्तों बताइए क्या दोस्तों बोनस जो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या परिचालन मतलब अधिशेष का भाग होता है या नहीं? या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किराया, या ऑप्शन नंबर सी ब्याज, या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों लाभांश? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो परिचालन अधिशेष होता है दोस्तों भाग नहीं होता है वो दोस्तों बोनस, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है सही है, जो बोनस होता है दोस्तों परिचालन अधिशेष का भाग नहीं होता है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मैं बड़ी मेहनत से आप सब हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप दोस्तों किसी अन्य चीज़ पे या किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसका दोस्तों आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा आय विधि के विषय में सत्य नहीं है? यानी कि दोस्तों आय विधि के विषय में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है, उसी की पहचान करना है। दोस्तों ऑप्शन ए है हस्तांतरण आय को सम्मिलित किया जाता है। क्या दोस्तों जो आय विधि होती है उसमें हस्तांतरण आय को सम्मिलित किया जाता है? या दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है स्वभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का आधारित मूल्य सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है पूंजीगत लाभ को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कर्मचारियों का प्राश्रमिक सम्मिलित किया जाता है।
तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो दोस्तों आय विधि के बारे में सत्य नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों आय विधि के बारे में इसमें असत्य है या गलत है। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हस्तांतरण आय को सम्मिलित किया जाता है, ये वाला ऑप्शन दोस्तों क्या है, ये इसमें सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो ये हस्तांतरण आय को आय विधि में क्या किया जाता है, नहीं सम्मिलित किया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट को इसमें नहीं ज्वाइन मतलब कैलकुलेट किया जाता है आय मेथड में, यानी कि आय विधि में। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यताएं यानी कि एक्सटर्नलिटीज का एक उदाहरण है। यानी कि दोस्तों एक्सटर्नलिटीज होती हैं, जो बाह्यताएं होती है जिसको हम बाह्यताएं बोलते हैं। दोस्तों बाह्यताएं का कौन सा एक उदाहरण है, उसको हमें पहचानना है दोस्तों, मतलब उदाहरण नहीं है दोस्तों, उसको हमें इसमें से पहचानना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। जो कारखानों में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है दोस्तों, क्या दोस्तों ये बाह्यताएं का एक दोस्तों उदाहरण है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयात में वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण पेट्रोल की बचत। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र में अधिक नलकूपों के कारण भूजल के स्तर में कमी। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा बाह्यताएं का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि जो एक्सटर्नलिटीज होती है उसका जो एग्जाम्पल नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ऑप्शन नंबर 50 का बी है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयात में वृद्धि के कारण घरेलू मुद्रा में ह्रास। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये बाह्यताएं का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ये सभी और जितने हैं, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, कारखानों में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि, ये भी दोस्तों बाह्यताएं का उदाहरण है दोस्तों। चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण के कारण पेट्रोल पंप की बचत, ये भी बाह्यताएं का उदाहरण है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र में अधिक नलकूपों के कारण भूजल स्तर में कमी, भी दोस्तों बाह्यताएं का क्या है, एक उदाहरण है। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें वही दोस्तों बाह्यताएं का एक उपहार मतलब उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आप मान लीजिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही एकदम एग्जैक्ट आंसर है, यानी कि आयात में वृद्धि के कारण दोस्तों जो घरेलू मुद्रा में मूल्य ह्रास होता है दोस्तों, ये बाह्यताएं का उदाहरण यानी कि एक्सटर्नलिटीज का एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, विदेश में स्थित भारतीय दूतावास हमारी सीमा का भाग है। यानी कि दोस्तों हमारी किस सीमा का जो विदेश में स्थित हमारा दूतावास होता है, भारतीय दूतावास, वह भाग होता है। क्या दोस्तों हमारी भौगोलिक सीमा का भाग होता है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या हमारी आर्थिक सीमा का भाग होता है विदेश में स्थित दूतावास। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सीमा का। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सीमा का। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी दूतावास विदेश में उपस्थित होते हैं, यानी कि दोस्तों भारतीय दूतावास जो विदेश में उपस्थित हैं दोस्तों, में सभी दूतावास हमारे दोस्तों जो आर्थिक सीमा होती है, यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक हमारी बाउंड्री होती है, उसके क्या होते हैं दोस्तों, भाग होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या पूछता है। दोस्तों जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमत पर ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम एक वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनकी सेवाओं मतलब वस्तुएं और सेवाओं का जब मूल्य हम दोस्तों वर्तमान कीमत यानी कि करंट प्राइस पर जब दोस्तों कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। क्या दोस्तों उसे ऑप्शन ए के अनुसार वास्तविक जीडीपी कहा जाता है, या दोस्तों उसे घरेलू आय कहा जाता है, दोस्तों उसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आस्फीतिक जीडीपी। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौद्रिक जीडीपी। यानी कि दोस्तों जब हम एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य वर्तमान कीमत पर ज्ञात करते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। जब करंट प्राइस पे हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, उदाहरणार्थ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी दोस्तों इसमें से कौन सा सत्य है उस ऑप्शन की पहचान करनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण आय नहीं है। यानी कि दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। ठीक दोस्तों क्या जो अप्रत्यक्ष कर होता है, क्या दोस्तों एक हस्तांतरण आय होती है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आर्थिक सहायता, या ऑप्शन नंबर सी छात्रवृत्ति, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी क्या है, हस्तांतरण आय नहीं है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशों से निबल कारक आय का घटक नहीं है। यानी कि दोस्तों जो विदेशों से निबल कारक आय आती है दोस्तों या कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, उसमें से कौन सा एक ऐसा घटक है जो उसमें शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से उसकी पहचान करनी है। दोस्तों ऑप्शन ए है, विदेशों में कर्मचारियों का
दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विदेश में संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है विदेश में बेची गई वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त धन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है विदेश में घरेलू कंपनियों की धारित आय। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि दोस्तों जो विदेश को बेची गई वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त जो धन होता है दोस्तों, वो दोस्तों हमारे निवल कारक आय का घटक नहीं होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। और जितने भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, ये जो निवल कारक आय होता है उसके क्या होते हैं, घटक होते हैं, जो विदेश से प्राप्त होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण का एक घटक नहीं है? यानी कि दोस्तों सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण का जो घटक नहीं है उसी की पहचान करनी है हमें। एक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सकल सार्वजनिक निवेश, ऑप्शन नंबर बी है माल सूची निवेश, ऑप्शन नंबर सी है सकल अस्थायी निवेश, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आवासीय निर्माण निवेश। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो दोस्तों ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, माल सूची में निवेश। यानी कि दोस्तों जो माल सूची में निवेश होता है दोस्तों, वो सकल घरेलू अस्थायी पूंजी निर्माण का एक घटक नहीं होता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेशनल इनकम और एग्रीगेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि दोस्तों जो हमारा पहला यूनिट था उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दोस्तों जो सही उत्तर है उसको हमें पहचान करना है। दोस्तों जो कथन है वो ए और जो कारण है दोस्तों आर के रूप में नीचे दिया गया है, और उसके को सही विकल्प नीचे ऑप्शन में से चूज करने हैं। ठीक दोस्तों जो क्वेश्चन है ये दोस्तों नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम मुद्रा और बैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज दोस्तों। अब देखते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों हमें कारण और अभिकथन, यानी कि दोस्तों जो हमारा रीजन और सेशन वाला क्वेश्चन रहता है वो पूछा गया है। दोस्तों मैंने इसमें आपके लिए ट्रू फॉल्स भी शामिल किया है, रीजनाइजेशन भी शामिल किया है, सभी चीजें शामिल की है, फिल इन द ब्लैंक्स भी शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों इन सबको मैं अलग से नहीं करा सकता ना, तो इसलिए मैंने इसी में शामिल कर लिया, जिससे क्या हो दोस्तों आपको बेनिफिट हो। अब दोस्तों मैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वही उचित नहीं लगता, लोग सोचेंगे सिर्फ ये वॉच टाइम बनाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैं दोस्तों इसमें शामिल कर लूँ, जिससे दोस्तों आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए, और दोस्तों मुझे ज़्यादा आपके लिए इसमें मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट करना पड़े कि बार बार आप वीडियो देखें। तो इसी में आपको दोस्तों आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारा, तो उसका जो अभिकथन है दोस्तों यह है, व्यय वृद्धि से जीडीपी ज्ञात करते समय आयात पर होने वाले व्यय को घटाया जाता है। यानी कि दोस्तों जब हम व्यय वृद्धि से क्या करते हैं दोस्तों, जीडीपी को ज्ञात करते हैं, यानी कि जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि उस समय दोस्तों हम क्या करते हैं, जो आयात पर होने वाला व्यय को क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं, या उसमें घटाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, जब हम व्यय वृद्धि से जीडीपी को ज्ञात करते हैं तो उसमें जो आय पर होने वाला व्यय होता है उसको घटाया जाता है या नहीं। तो दोस्तों ये इसका क्या है दोस्तों, ये अभिकथन है। दोस्तों इसका कारण दिया जा रहा है यहाँ पर, विदेश से आयात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य उनकी उत्पत्ति के देश के जीडीपी में जोड़ा जा चुका है। यानी कि दोस्तों ये जो एक अभिकथन है उसका कारण यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों बताइए इसमें से जो अब कौन सा विकल्प है नीचे जो दिया गया है वो सही होगा इन दोनों के संदर्भ में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि दोस्तों कारण मतलब ऑप्शन ए जो अभिकथन है, और जो ऑप्शन बी है, अरे मतलब जो कारण है हमारा, यानी कि कारण और अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं, और कारण दोस्तों अभिकथन की क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हम व्यय विधि में व्यय विधि से जीडीपी को अपने कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, उस समय हम क्या करते हैं दोस्तों, जो आयात से होने वाला दोस्तों जो व्यय होता है उसे घटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों विदेश से आयात की गई वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है दोस्तों उनकी उत्पत्ति के देश में जोड़ा जा चुका होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ये दोनों मतलब सही है, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, और दोस्तों जो कारण है दोस्तों ये अभिकथन की पुष्टि भी कर रहा है, यानी कि दोस्तों स्पष्टीकरण इसका सही दे रहा है कारण अभिकथन का। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि कारण और अभिकथन दोनों सत्य हैं, और दोस्तों जो हमारा कारण है यानी कि जो रीजन है आर है, तो दोस्तों अभिकथन की क्या कर रहा है, सही पुष्टि या स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक दोस्तों हम बढ़ते
दोस्तों जो हम एमसीक्यू देखेंगे अब वो दोस्तों एमसीक्यू होने वाले हैं हमारे मुद्रा और बैंकिंग के, यानी कि दोस्तों मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज में अब शामिल किए जाएंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। अगर आप दोस्तों अन्य प्राइवेट बुक पढ़ रहे होंगे किसी भी राइटर की, जैसे संदीप गर्ग, बीके ओरी या किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की, तो दोस्तों उसमें ये चैप्टर अलग अलग नाम से दिया गया होगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसको हम चैप्टर नंबर 3rd से जानते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। ठीक दोस्तों, जो इसका पहला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, जो मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, उसमें पूछा जा रहा है मुद्रा एक माध्यम है, यानी कि दोस्तों जो मुद्रा है वो किसका माध्यम है। क्या दोस्तों जो मुद्रा है ऑप्शन ए के अनुसार संचार का माध्यम है, या दोस्तों क्या ऑप्शन बी के अनुसार वस्तु विनिमय का माध्यम है, या दोस्तों क्या विनिमय का माध्यम है दोस्तों ऑप्शन सी के अनुसार, या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर डी सट्टेबाजी का माध्यम है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दोस्तों मुद्रा होती है वो दोस्तों मुद्रा क्या होती है, वो विनिमय का माध्यम होती है, यानी कि एक्सचेंज का माध्यम होती है मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दोस्तों भारत में मुद्रा पूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि दोस्तों जो भारत में हमारी मुद्रा पूर्ति है, मनी सप्लाई है, उसको नियंत्रित करने वाला कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भारत सरकार, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका आप सभी आंसर जानते हैं। तो जब दोस्तों मुद्रा पूर्ति है सभी जानते हैं ना, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक से क्या की जाती है दोस्तों, वो नियंत्रित की जाती है। मुद्रा पूर्ति जो होती है, मनी सप्लाई जो होती है, उसको नियंत्रित करने वाली जो मूल संस्था है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है मुद्रा का आपूर्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करता है, यानी कि दोस्तों मुद्रा की जो आपूर्ति होती है दोस्तों वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को संदर्भित करती है, कितने दौरान, ठीक है, मतलब कितना समय के दौरान। ठीक, तो दोस्तों इसमें दिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक कैलेंडर वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, और ऑप्शन नंबर बी वित्तीय वर्ष के दौरान धन का प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी केवल 31 मार्च को मुद्रा स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी किसी भी समय मुद्रा स्टॉक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी भी समय क्या दोस्तों मुद्रा स्टॉक, यानी कि दोस्तों किसी भी समय मुद्रा स्टॉक है वो क्या है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 25 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। दोस्तों मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य है, यानी दोस्तों जो मुद्रा पूर्ति है दोस्तों उससे क्या तात्पर्य होता है, यानी कि उसका क्या अर्थ होता है, वही पूछा जा रहा है। दोस्तों क्या मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य केवल डाक बचत घर में बचत के रूप में रखी गई मुद्रा से है, या दोस्तों क्या ऑप्शन बी के अनुसार सरकार द्वारा रखे गए धन की कुल स्टॉक से है, या दोस्तों ऑप्शन सी किसी वस्तु में मुद्रा का भंडार, या दोस्तों माफ करिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों किसी वस्तु किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल भंडार, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल प्रवाह। तो दोस्तों बताइए मुद्रा पूर्ति से क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, यानी कि 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कुल भंडार। ये क्या है दोस्तों, यही मुद्रा पूर्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य है, यही दोस्तों फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा फिरा कर, जो हमने पीछे देखा। दोस्तों क्या जो मुद्रा पूर्ति से तात्पर्य होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जनता के पास चलन में मुद्रा से होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखी मुद्रा से होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जनता के पास चलन में और करेंसी तथा वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमाए, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास करेंसी। दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जनता के पास चलन में करेंसी और बैंकों में मांग जमाए, ये सब क्या होती है दोस्तों, ये सभी क्या होती हैं दोस्तों मुद्रा पूर्ति से संबंधित होती है, इनका तात्पर्य मुद्रा पूर्ति से है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों हमारा सही है। क्योंकि दोस्तों जो हम मांग जमाए अरे मुद्रा पूर्ति हो दोस्तों उसमें क्या 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 चलते हैं दोस्तों, जो जनता के पास करेंसी होती है और जो वाणिज्यिक बैंकों के पास मांग जमाए होती है यानी कि डिमांड डिपॉजिट होती है उसको शामिल करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी के अनुसार दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसको सही हम मानेंगे। दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा मुद्रा निर्माण या साख निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है, यानी दोस्तों जो मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया होती है या दोस्तों जो साख निर्माण की प्रक्रिया होती है जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन बोलते हैं दोस्तों, ये किसके द्वारा संपन्न की जाती है। क्या दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा संपन्न की जाती है, या विश्व बैंक द्वारा, या केंद्रीय बैंक द्वारा, या वाणिज्यिक बैंक द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इसका सही आंसर है दोस्तों है वाणिज्यिक
बैंक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मुद्रा निर्माण या साख निर्माण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा दोस्तों सही मतलब संपन्न की जाती है। ठीक दोस्तों, दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण से आप क्या समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय होता है। यानी कि दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण किया जाता है उससे क्या अभिप्राय होता है दोस्तों, उससे आप क्या अभिप्राय लगाते हैं, समझते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ऋण निर्माण की प्रक्रिया। क्या दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किया जाता है इसका अभिप्राय होता है निर्माण की प्रक्रिया, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह विदेशी मुद्रा के निर्माण की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यह कुल निकासी निर्माण की प्रक्रिया, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यह कुल जमा निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इसका सही आंसर है, यानी कि दोस्तों जो हमारा 29 क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋण, यह ऋण निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है तो वही इसका सही आंसर, यानी कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो साख निर्माण होता है दोस्तों ये ऋण निर्माण की क्या होती है दोस्तों, प्रक्रिया होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें दोस्तों, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दोस्तों जो केंद्रीय बैंक होता है दोस्तों, क्या दोस्तों शीर्षस्थ बैंक होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या केंद्रीय बैंक दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय बैंक होता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक क्षेत्रीय बैंक होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एक वाणिज्यिक बैंक होता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दोस्तों केंद्रीय बैंक होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, किसी भी देश का क्या होता है दोस्तों, शीर्षस्थ बैंक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक पढ़ना है कि केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, मुद्रा पूर्ति क्या होती है, साख निर्माण क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ना ये बार बार पूछा जा रहा है, क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुद्रा निर्माण, केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है, तो दोस्तों इन सबको अगर आपको समझना है दोस्तों इन सबके छोटे छोटे टॉपिकों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे। अगर आप दोस्तों वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेलिस्ट करके एक हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप इन सभी टॉपिक को देखना चाहते हैं छोटे छोटे वीडियो में तो दोस्तों हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पर इन सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे आप आसानी से देख के समझ भी सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों उसका भी लिंक मैं आपको, यानी कि इस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहेगा इंपॉर्टेंस टॉपिक्स ऑफ क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सेमेस्टर शास्त्र के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, देखते हैं वो क्या पूछता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है मुद्रा पूर्ति की माप, मुद्रा पूर्ति एक माप है, यानी कि दोस्तों जो मुद्रा पूर्ति होती है वो एक कैसी माप है। क्या दोस्तों एक मांग जमा है दोस्तों, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वह स्वाभाविक जमा है, दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी समय जमा है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आवर्ती जमा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मांग जमा, यानी कि दोस्तों जो डिमांड डिपॉजिट होती है क्या है दोस्तों, मुद्रा पूर्ति की एक माप है, यानी कि दोस्तों डिमांड डिपॉजिट जो होती है मुद्रा पूर्ति में शामिल की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कुछ देर पहले, मुद्रा पूर्ति में क्या क्या शामिल होता है, मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और दोस्तों प्रचलन में जनता के पास जो करेंसी होती है वो शामिल होती है। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन नंबर ए है मांग जमा, इसका क्या हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति की एक माप हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 32 है दोस्तों प्रवाह अवधारणा का एक उदाहरण है, यानी कि दोस्तों जो नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें एक प्रवाह अवधारणा कौन सी है उसका क्या करना है पता लगाना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है मुद्रा निर्माण, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों मुद्रा पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मांग जमाए, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों चलन में करेंसी। तो दोस्तों बताइए कौन सी ऐसी एक अवधारणा है जो प्रवाह अवधारणा है, यानी कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जो मुद्रा निर्माण होता है यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी कि मुद्रा निर्माण क्या है दोस्तों, एक प्रवाह अवधारणा है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा वो है दोस्तों क्रेडिट निर्माण केंद्रीय बैंक का एक कार्य है, यानी कि दोस्तों जो साख निर्माण होता है क्या दोस्तों वो केंद्रीय बैंक का क्या है दोस्तों एक कार्य है, यानी कि दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन दोस्तों क्या जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसका कार्य है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ये कथन असत्य है, क्योंकि जो क्रेडिट निर्माण होता है दोस्तों किसका कार्य होता है, वो वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है। ठीक दोस्तों, तो जो हमारा 34 क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 जो है दोस्तों वो है पूछ रहा है भारतीय स्टेट बैंक क्या एक दोस्तों केंद्रीय बैंक है, यानी कि दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एक केंद्रीय बैंक है। दोस्तों क्या बताइए कथन सत्य है या असत्य।
दोस्तों आप जानते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक जो दोस्तों केंद्रीय बैंक नहीं वाणिज्यिक बैंक है, यानी कि दोस्तों एक जो कथन है दोस्तों क्या है, ये असत्य है। ठीक दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक है। क्या दोस्तों ये कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों ये कथन सत्य है, क्योंकि दोस्तों जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, एक कमर्शियल बैंक है। ठीक दोस्तों आप ऑप्शन बताइए। भारत का दोस्तों सर्वोच्च बैंक है, यानी कि जो बैंकों में जो शीर्षस्थ संस्थान है वो कौन है? आप इसको दोस्तों कमेंट में बताइए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आय और रोजगार निर्धारण के चैप्टर की तरफ, यानी कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नामक चैप्टर की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं उसके एमसीक्यू। दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसको। और दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये सभी किससे संबंधित हैं, आय और रोजगार के निर्धारक नामक चैप्टर से। ठीक तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि इस चैप्टर का पहला होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एमपीएस के लिए सही है, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो एमपीएस के लिए सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सही है, क्योंकि दोस्तों जो उपरोक्त सभी ऑप्शन है ये सभी क्या है दोस्तों, एमपीएस के लिए सही है। दोस्तों एमपीएस को क्या बोलते हैं, आप इसको कमेंट में करके बताइए। देखते हैं दोस्तों आपको पता है या नहीं इसकी मीनिंग, एमपीएस। ठीक दोस्तों अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, उपभोक्ता वक्र मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को काटता है, क्योंकि इसके दोस्तों हमें मतलब आंसर बताना है इसमें से दोस्तों, क्यों उपभोक्ता वक्र जो है दोस्तों वो जो मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को काटता है, इसका हमने इसमें आंसर बताना है। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसका, एमपीएस का मूल्य कभी नकारात्मक नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आय के साथ उपभोग व्यय बढ़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, उपभोग व्यय कभी शून्य नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों उपभोग व्यय कभी शून्य नहीं होता है, इसलिए दोस्तों जो उपभोग वक्र होता है वो मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को क्या करता है दोस्तों, काटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों निवेश गुणक का मूल्य है, यानी कि दोस्तों जो निवेश गुणक होता है उसका मूल्य क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें दोस्तों सही होगा क्वेश्चन नंबर 38 में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, शुद्ध निर्यात शून्य होता है जब, यानी कि दोस्तों शुद्ध निर्यात कब शून्य होता है, यही प्रश्न हमें इसमें पूछा जा रहा है हमसे। दोस्तों शुद्ध निर्यात शून्य तब होता है दोस्तों, जब क्या होता है दोस्तों, जब दोस्तों आयात और क्या होता है दोस्तों, आय और व्यय क्या होता है दोस्तों, जब बराबर होता है, यानी कि माफ करिएगा दोस्तों, जब आयात और निर्यात जब दोस्तों बराबर होता है तो क्या होता है दोस्तों, निर्यात हमारा क्या होता है, शुद्ध निर्यात हमारा शून्य होता है। यानी कि दोस्तों जब आय और व्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम इक्वल हो जाएगा। इक्वल मतलब दोस्तों दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हमारा क्या होगा दोस्तों, जो हमारा शुद्ध निर्यात होता है दोस्तों शून्य होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो सही हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था नामक चैप्टर के क्वेश्चनों को, यानी कि दोस्तों जो हमारा जो बजट नाम का चैप्टर है, बजट एंड इकोनॉमी, उसके एमसीक्यू हम दोस्तों देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रत्यक्ष कर एक उदाहरण है, यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, उन नीचे में से कौन सा है, उसी को हमें पहचानना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर। क्या दोस्तों जो वस्तु एवं सेवा कर होता है वो क्या दोस्तों, एक प्रत्यक्ष कर, यानी कि दोस्तों एक इनडायरेक्ट, अरे प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष का क्या होता है दोस्तों, क्या वो दोस्तों एक उदाहरण है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो मूल वर्धित कर, यानी कि मूल वर्धित कर जो होता है दोस्तों, मूल वर्धित कर जो होता है दोस्तों, क्या हो दोस्तों, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आय कर। या ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों है आय कर, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक रूप से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो हमारा इनकम टैक्स होता है, जिसको हम हिंदी में आयकर बोलते हैं। दोस्तों बस और जो सेवा कर होता है दोस्तों जीएसटी, ये दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोस्तों जो मूल वर्धित कर होता है दोस्तों, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर है दोस्तों, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सिर्फ दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, यही दोस्तों क्या होता है, हमारा एक प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है वही पूछा जा रहा है इसमें। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है निगमों पर, ऑप्शन नंबर बी है वस्तुओं
वस्तुओं कर बिक्री पर, यानी कि दोस्तों वस्तुओं कर बिक्री पर लगाया जाता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वस्तुओं के उत्पादन पर, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सेवा उत्पादन पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए निगमों पर, यानी कि दोस्तों जो निगमों पर कर लगाए जाते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। या दोस्तों प्रत्यक्ष कर किस पे लगाया जाता है, वो निगमों पर दोस्तों लगाया जाता है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व प्राप्त नहीं है, यानी कि दोस्तों जो राजस्व प्राप्त होती है रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसका उदाहरण कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है। क्या दोस्तों जो विनिवेश होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, या दोस्तों क्या जो आयकर होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, या दोस्तों क्या जो शुल्क और जुर्माना होता है यानी कि फीस और जो हमारा जो जुर्माना होता है दोस्तों क्या वो दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी पीएसयू के लाभ और लाभांश ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए है दोस्तों वो क्या है सही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा विनिवेश होता है दोस्तों ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता है दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट होता है, यानी कि दोस्तों एक पूंजीगत क्या होता है प्राप्ति होती है विनिमय, इसीलिए दोस्तों क्या है ये सही है। ठीक दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ये राजस्व प्राप्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं शुल्क और जुर्माना भी राजस्व प्राप्ति होती है, आयकर भी दोस्तों राजस्व प्राप्ति होती है, पीएसयू के लाभांश भी दोस्तों राजस्व प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों लगातार होते हैं सरकार को ना। लेकिन दोस्तों जो विनिवेश होता है दोस्तों ये क्या है दोस्तों ये एक राजस्व प्राप्ति नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, माफ करिएगा दोस्तों 43 बोल दिया, 43 होने चाहिए। ठीक दोस्तों, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारा। दोस्तों आय की असमानता को कम रखने के लिए उपयोगी नीति है, यानी कि दोस्तों जो आय की असमानता होती है, जो इनकम डिस्पेरिटी होती है, उसको दोस्तों कम करने के लिए कौन सी ऐसी नीति है दोस्तों जो उपयोगी होती है। यानी कि दोस्तों जो लोगों के बीच में आय की असमानता होती है, कोई गरीब है कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, दोस्तों जो ये असमानता है दोनों के बीच में, एक बहुत ज़्यादा बड़ा है एक बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको कम करने के लिए दोस्तों कौन सी नीति सही होती है जो सरकार द्वारा अपनाई जाती है। तो इसी की हमें पहचान करनी है निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से। दोस्तों ऑप्शन ए है औद्योगिक नीति, ऑप्शन बी है जनसंख्या नीति, ऑप्शन सी है दोस्तों बजटीय नीति, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विदेश नीति। ठीक दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो बजटीय नीति है दोस्तों वो सही है, क्योंकि दोस्तों बजटीय नीति का प्रयोग हम क्या करते हैं आय की असमानता को कम करने के लिए क्या करते हैं उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 44 को। दोस्तों बजटीय नीति को क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि दोस्तों बजटीय नीति को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्यिक बैंक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है बी वित्त मंत्रालय द्वारा, यानी कि दोस्तों बजटीय नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है क्रियान्वित किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 45 की तरफ। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 है पूंजी प्राप्तियां वह होती हैं जो करती हैं, यानी कि दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां किस प्रकार की होती हैं और वो क्या करती हैं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए है सरकार के लिए एक नई संपत्ति का सृजन करती हैं। क्या दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति सरकार के लिए एक नई संपत्ति का सृजन करती हैं, या दोस्तों सरकार के लिए देयताएं का सृजन करती हैं, या दोस्तों सरकार के लिए आय का सृजन करती हैं, या दोस्तों सरकार के लिए देवताओं में कमी लाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों जो सरकार के लिए आय का सृजन करती है क्या होती है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है दोस्तों विनिवेश है, यानी कि दोस्तों विनिवेश कैसी प्राप्ति है या कैसा व्यय है ये पूछा जा रहा है इसमें। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राजस्व प्राप्ति। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी है, यानी कि दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति क्या है दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा विनिवेश होता है दोस्तों क्या होती है पूंजीगत प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47। सरकारी उधार पर कुल ब्याज भुगतान हिस्सा नहीं है, यानी कि दोस्तों जो सरकारी ब्याज पर कुल ब्याज का भुगतान किया जाता है वो दोस्तों किसका हिस्सा नहीं होता है ये प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। ठीक दोस्तों,
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक घाटे का, ऑप्शन नंबर बी है राजस्व घाटे का, ऑप्शन नंबर सी है राजकोषीय घाटे का, ऑप्शन नंबर डी है राजस्व व्यय का। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों राजस्व व्यय, यही क्या है दोस्तों सही है। माफ करिएगा दोस्तों, जो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है प्राथमिक घाटे का, वो सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्राथमिक घाटा होता है दोस्तों उसमें कुल ब्याज का भुगतान क्या किया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है, यानी कि कुल ब्याज भुगतान का जो हिस्सा होता है वो नहीं शामिल किया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि ये प्राथमिक ब्याज भुगतान जो है दोस्तों ये प्राथमिक घाटे का हिस्सा नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 को। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों सीमा शुल्क एक कर है, यानी कि दोस्तों जो सीमा शुल्क होता है किस प्रकार का कर है, इसमें पूछा जा रहा है। क्या दोस्तों जो सीमा शुल्क होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है? क्या दोस्तों सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर होता है? या दोस्तों क्या सीमा शुल्क संपत्ति कर होता है, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है? या दोस्तों क्या सीमा कुल इनकम टैक्स यानी कि आयकर होता है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों जो हमारा सीमा शुल्क होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों वस्तु और सेवा कर एक डैश कर है, यानी कि दोस्तों वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? क्या दोस्तों डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स है या इनकम टैक्स है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वस्तु और सेवा कर है दोस्तों क्या है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है बजट भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है, यानी कि दोस्तों जो बजट भाषण होता है वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है या नहीं, इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो बजट भाषण है दोस्तों वो वित्त मंत्री द्वारा ही दिया जाता है, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन है ये क्या है दोस्तों, सत्य है। दोस्तों मैंने ऐसे इस क्वेश्चन इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि दोस्तों ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से भी रिलेटेड बना दिए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आपके अगर आप पढ़ रहे हैं ये आपका बोर्ड में मदद करेगा, तो नहीं तो दोस्तों ये आपका जो CUT है उसमें भी ये मदद करेगा, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं जो थोड़ा सा रिलेट करके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। इसलिए मैंने इसको MCQ में नहीं रखा है, इसे ट्रू फॉल्स में रखते हैं, इससे आपको नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों आप जान लीजिए जो बजट भाषण है दोस्तों वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष कर है, यानी कि दोस्तों जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है दोस्तों क्या दोस्तों एक प्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है दोस्तों वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर नहीं हो, क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले मतलब चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि दोस्तों जो हमारा BOP है जिसको हम भुगतान संतुलन बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम पढ़ेंगे। BOP नामक चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें सभी चैप्टरों के क्वेश्चन को समाहित किया है, जितनी आपकी यूनिट है सभी यूनिट के सभी चैप्टर को मैंने इसमें लिया है, जिससे दोस्तों आपका एक भी यूनिट और एक भी चैप्टर छूट ना जाए, क्योंकि दोस्तों आपको अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है। दोस्तों अब यही समय है जब आप अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों मैंने इसीलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया, मैंने ऐसे क्वेश्चन को नहीं शामिल किया दोस्तों जिनकी मतलब चांसेस कम हो परीक्षा में आने की। दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों आप एक बार ही नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। ठीक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, लेकिन दोस्तों 52 की तरफ बढ़ने से पहले, यानी कि BOP के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हमें एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है, उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसी से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। दोस्तों इसमें संदर्भ समाचार दिया गया है, दोस्तों इसमें लिखा गया है रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे नीचे यानी कि 71.34 पर रुका, यानी कि दोस्तों जब भारत का पैसा है यानी कि रुपए का मूल्य है दोस्तों, जब वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे यानी कि 6 पैसे मतलब 6 रुपीज जब दोस्तों नीचे गिरकर 71.35 पर रुक जाता है, दोस्तों इसमें क्या होता है? तो इसी से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो समाचार है ये बताया गया है कि जो रुपया है दोस्तों उसका मूल्य अमेरिकी डॉलर से 6 पैसे नीचे गिरकर क्या हो जाता है 71.34 पर क्या होता है, रुक जाता है। तो इससे हमें कुछ इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना होगा। तो इनके अनुसार क्या करना है दोस्तों, हमें नीचे के जो प्रश्न है उसी का उत्तर देना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है इसी न्यूज से रिलेटेड।
जो इस न्यूज़ ऊपर हमने पढ़ी। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, यानी कि जो ये समाचार है, यानी कि जब रुपए का मूल्य अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे नीचे गिरता है, तो दोस्तों रुपए का जो तो दोस्तों क्या रुपया का अमेरिकी डॉलर की तुलना में मूल्य वृद्धि होगी या मूल्य ह्रास होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस संदर्भ में हम देखेंगे तो दोस्तों जो रुपया है दोस्तों, उसका अमेरिकी डॉलर की तुलना में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है। उसका दोस्तों हमारे रुपए का, यानी कि इंडियन रुपीस का दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। यानी कि मूल्य ह्रास के मतलब क्या हो दोस्तों, डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि हमारे जो पैसा है उसका क्या हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अंदर ज़्यादा की तुलना में क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों जो हमारा ए है, यानी कि जो मूल्य ह्रास है, इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जब भी हमारी कंट्री का दाम घटता है दूसरे कंट्री के सापेक्ष या दूसरी कंट्री की तुलना में, तो उसमें क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है, यानी कि डिप्रेशन होता है। मूल्य वृद्धि कब होता है दोस्तों, जब हमारे देश का पैसा दूसरे देश के संदर्भ में या डॉलर के संदर्भ में बढ़े, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल्य वृद्धि। लेकिन इस समाचार में हम देख रहे हैं दोस्तों, पैसा घटा है, पैसे का दाम क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कम जब होता है दोस्तों तो क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी, और वृद्धि मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ोतरी। तो हम साफ साफ देख रहे हैं नीचे ना, नीचे मतलब क्या होता है, गिरना, यानी कि कम होना, कम मतलब ह्रास, तो यानी कि यहाँ पर मूल्य ह्रास होगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, रुपए के मूल्य में इस प्रकार के परिवर्तन से डॉलर की मांग में डैश होगा, कमी या वृद्धि। यानी कि दोस्तों जब रुपए का मूल्य है दोस्तों कम हो गया है, यानी कि दोस्तों रुपए के मूल्य में जब दोस्तों परिवर्तन हो गया, कमी आ गई है, तो इस परिवर्तन के कारण दोस्तों डॉलर की मांग बढ़ेगी या घटेगी, यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कंडीशन में दोस्तों जो डॉलर की मांग है दोस्तों क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 54 को। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, मशीनों का आयात भुगतान से इसके डैश खाते के डैश मदों के रूप में शामिल होंगे। यानी कि दोस्तों हम जब मशीनों का आयात करेंगे दूसरे देश से, तो हमें भुगतान से इसके किस खाते में और किस मद में शामिल किए जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मशीनों का आयात करते हैं दोस्तों, उनको हम दोस्तों चालू खाते के डेबिट, यानी कि माफ करिएगा दोस्तों, चालू खाते के डेबिट साइड में क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको शामिल करते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। जब भी हम दूसरे देशों से मशीनें का आयात करते हैं तो उसको हम भुगतान से इसके चालू खाते की तरफ, यानी कि यहाँ पर चालू खाता होगा और यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, हमारा सही है। ठीक दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। दोस्तों 55 है हमारा, निर्यात भुगतान शेष के डैश खाते का भाग है। क्या दोस्तों जो निर्यात भुगतान शेष होता है वो पूंजी खाते का भाग होता है या दोस्तों क्या चालू खाते का भाग होता है। तो दोस्तों इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, बताइए इसमें क्या रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें चालू रहेगा। यानी कि दोस्तों जो निर्यात होता है दोस्तों, निर्यात भुगतान शेष के चालू खाते का क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। ठीक दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, दोस्तों मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और आपूर्ति शक्ति द्वारा मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। यानी कि दोस्तों जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिसे हम डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो माफ करिएगा दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन को हम अवमूल्यन के नाम से जानेंगे, डिप्रेशन के नाम से नहीं जानेंगे। तो दोस्तों जो मुद्रा के अवमूल्यन होता है दोस्तों, उससे अभिप्राय क्या दोस्तों, विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा दोस्तों मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। दोस्तों क्या ये ऑप्शन सही है गलत, इसमें आपको उत्तर देना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये ऑप्शन है मतलब जो एक कथन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये गलत है। ठीक दोस्तों, एक कथन गलत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रबंधित ऋणशीलता यानी कि मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम है। यानी कि दोस्तों जो मैनेज फ्लोटिंग होती है, प्रतिबंधित ऋणशीलता होती है, उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों गंदी ऋणशीलता, यानी कि डर्टी फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं हम मैनेज फ्लोटिंग को। यानी कि मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम है डर्टी फ्लोटिंग। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। दोस्तों हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, व्यापार से इसमें अधिक यानी कि सरप्लस का अर्थ है। यानी कि दोस्तों जो व्यापार से इसमें हमारा अधिक दिखाता है, यानी कि सरप्लस दिखाता है, तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों कि क्या हुआ है दोस्तों, जो हमारा दृश्य आयात और दृश्य निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, सही है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से उसी की पहचान करना है। दोस्तों विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत आयात है, क्योंकि आयात जब हम करते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर से वस्तुओं को क्या करते हैं दोस्तों,
मंगाते हैं तो और उसको मंगाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर विदेश से मंगाना है तो विदेशी मुद्रा का क्या करेंगे, हम मांग करेंगे, यानी कि दोस्तों ये मांग का स्रोत है। और दोस्तों शेष विश्व में पर्यटन, यानी कि अगर हम शेष विश्व में पर्यटन करने जा रहे हैं, घूमने टहलने जा रहे हैं किसी अन्य कंट्री में, तो भी दोस्तों हम विदेशी मुद्रा का मांग करेंगे, तो दोस्तों ये भी मांग का स्रोत है। दोस्तों अगर हम विदेश में निवेश करते हैं तो भी दोस्तों ये क्या है, विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत है। लेकिन हम दोस्तों अगर उधार लेना चाहते हैं तो दोस्तों विदेशी मुद्रा मांग का स्रोत नहीं होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है दोस्तों वो इसमें सही होगा, क्योंकि दोस्तों ये विदेशी मुद्रा मांग का स्रोत नहीं है उधार लेना। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में दर्ज किया जाता है, यानी कि दोस्तों पूंजीगत खाते में कौन सा ऐसा मद है जो क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है भुगतान संतुलन के। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है वस्तुओं का निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर बी है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफडीआई। दोस्तों एफडीआई का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए यहीं से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी अभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो है ऑप्शन नंबर सी है सेवाओं का आयात, यानी कि दोस्तों इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। क्या दोस्तों ये जो है हमारे मतलब वस्तु विनिमय मतलब भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में दोस्तों शामिल किया जाता है, या दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों विदेश से प्राप्त उपहार, यानी कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि विदेश से प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों क्या किया जाता है, ये दोस्तों भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विदेश से प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई क्या है दोस्तों सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा स्वायत्त प्राप्तियां, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, उसे हमें सॉल्व करना है और उसमें पूछा जा रहा है दोस्तों और बताया जा रहा है जो स्वायत्त प्राप्तियां हैं दोस्तों अगर 500 करोड़ है और दोस्तों जो स्वायत्त भुगतान है वो 700 करोड़ रुपए है, तो दोस्तों आप बताइए तो आधिकारिक आरक्षित लेन देन क्या होगा। यानी कि दोस्तों अगर जो स्वायत्त प्राप्तियां हैं 500 रुपए में 500 करोड़ है और जो स्वायत्त भुगतान है दोस्तों वो 100 करोड़ है, तो दोस्तों आधिकारिक आरक्षित लेन देन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आधिकारिक आरक्षित लेन देन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें से इसको घटा देते हैं। तो अगर दोस्तों हम इसमें से इसको घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर हम 500 में से दोस्तों हम 700 को घटाएंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा -210 करोड़, यानी कि दोस्तों घाटा जो है ये ऑप्शन नंबर सी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी -210 करोड़ घाटा ये क्या है दोस्तों हमारा सही है। ठीक दोस्तों अब इसका मैं आपको फार्मूला भी दे रहा हूँ दोस्तों, ये है इसका फार्मूला जो हमारा आधिकारिक आरक्षित लेन देन है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों स्वायत्त प्राप्तियां माइनस स्वायत्त भुगतान। ठीक दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसी के आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया है। फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक दोस्तों, आधिकारिक आरक्षित लेन देन का फार्मूला ये तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, हर एक जगह नहीं मिलता। तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, हो सके आप इसे एग्जाम में मतलब इसकी सहायता से कोई क्वेश्चन हल कर लें, या आपको मतलब किसी न किसी मतलब रूप में सहायता कर सकता है। हो सके ये फार्मूला पूछ ले कि आधिकारिक आरक्षित लेन देन का फार्मूला क्या है, तो भी आपको काम दे सकता है। तो दोस्तों प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 62 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, धनात्मक आधिकारिक आरक्षित लेन देन का अर्थ भुगतान शेष में अधिक या घाटे से है। तो दोस्तों बताइए जो धनात्मक आधिकारिक आरक्षित लेन देन होता है तो उसका अर्थ भुगतान शेष में अधिक से होता है या घाटे से होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो इसका सही आंसर है दोस्तों धनात्मक आधिकारिक आरक्षित लेन देन का जो अर्थ दोस्तों भुगतान शेष में दोस्तों वो घाटे से होता है, यानी कि दोस्तों इसमें घाटा सही होगा। निम्नलिखित भुगतान शेष के चालू खाते का भाग नहीं है, यानी कि निम्नलिखित से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या है भुगतान शेष के चालू खाते का भाग नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है तो क्या है दोस्तों इसमें सही है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोस्तों चालू खाते का भाग नहीं होता, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा है पूंजीगत खाते का भाग होता है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, यदि व्यापार शेष 400 का घाटा दिखाता है तो दृश्य आयात रुपया 1200 है तो दृश्य निर्यात कितने होंगे। यानी कि दोस्तों अगर 400 रुपए का घाटा दिखा रहा है व्यापार शेष और दोस्तों हमारा जो दृश्य आयात है दोस्तों वो 1200 रुपया है, तो बताइए दृश्य निर्यात कितना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 की। दोस्तों व्यापार शेष में अधिक सदैव भुगतान शेष में अधिक दर्शाता है, यानी कि दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि अगर व्यापार शेष में अधिक होगा तो क्या दोस्तों सदैव जो हमारा भुगतान शेष है उसमें भी अधिक दिखाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
असत्य, यानी कि दोस्तों ये कथन असत्य है। व्यापार से इसमें अधिक सदैव, भुगतान से इसमें अधिक को नहीं दर्शाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, सही कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें सही कथन की पहचान करना है दोस्तों, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें सही कथन है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा सही कथन नंबर 1, यानी कि दोस्तों चालू खाता में दृश्य व्यापार सम्मिलित होता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक आरक्षित कोष डैश मद है, यानी कि आधिकारिक आरक्षित कोष कैसी मद है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका सही आंसर होगा समायोजक मद, यानी कि आधिकारिक आरक्षित कोष क्या होता है दोस्तों, समायोजक मद होता है। दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, यानी कि इनमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट को क्लास 12th में ले रखा है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ब्यूटी वेलनेस, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, ऑटोमोटिव सबके वीडियो हमारे चैनल पे मिलते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही इन सभी सब्जेक्टों के दोस्तों MCQ वन शॉट देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।